जय हिंद। तो आज लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किए हैं जो कि संपूर्ण संविधान के नाम से है, तो वह प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो इसमें जहाँ तक पढ़े थे ये सब हमारा हो गया था संविधान का प्रस्तावना और संविधान की विशेषताएँ, संविधान का स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची, संविधान के अनुच्छेद, संघ और राज्य, मूल अधिकार, नागरिकता, उसके बाद राज्य के रीति नीति तत्व, मूल कर्तव्य और भारतीय संसद, ये सब हो गया था। और आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। इसके आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसी तरह से आज भी क्लास वन लाइनर का जारी रहेगा। तो आप वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जो भी पहला पार्ट नहीं देखे हैं, इसके देखने के बाद पहला पार्ट भी देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति से पहला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वह होता है राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। आगे की राष्ट्रपति पदवी में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है, तो वह होता है राष्ट्रपति में। किसमें होता है, राष्ट्रपति में। आगे की भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत यानी देश का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे है, आगे की भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होता है किसमें निहित होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होता है वह किसमें निहित होता है, तो राष्ट्रपति में। आगे की भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वह भी राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर भारतीय सेनाओं पूछेगा या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। आगे की भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा होनी चाहिए, तो वह 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। राष्ट्रपति ये 3 आदमी का रहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनकी उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। आगे देखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो वह अपनाया जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो वह किया जाता है उच्चतम न्यायालय को। किसको, उच्चतम न्यायालय को किया जाता है। आगे देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक को यानी कि कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो प्रस्तावक भी 50 होना चाहिए, अनुमोदक भी 50 होना चाहिए, यानी 50-50 दोनों होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। आगे की राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव जो संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे की भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो अनुपातिक प्रतिनिधि जो अपनाया जाता है वह राष्ट्रपति के पद के लिए। आगे की भारतीय राष्ट्रपति या राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजा जाता है, तो वह उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। यानी राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामला जो आ जाता है तो किसके पास भेजा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। आगे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। आगे की राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं, तो स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। आगे देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, तो वह लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। आगे की राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो वह महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, जो कि अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में निहित है। आगे की कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, जो कि अनुच्छेद 61 में निहित है। आगे की राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो भारत की मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे की राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति, यानी एक दूसरे से सम्मिलित रहता है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए, यानी भर लिया जाना चाहिए 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो भर लेना चाहिए कितने दिनों के बाद, तो वह 6 महीनों के बाद, यानी 6 महीने के अंदर उन्हें भर लेना चाहिए। आगे की भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मानित से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है, तो वह है नीलम संजीव रेड्डी हैं।
आगे देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह बिहार से थे। आगे कि कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखिए अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो वह पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57 के तहत। आगे कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गया था। तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन को, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं अपने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही वह पद पर मृत्यु हो गया था। आगे कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ति स्वीकृति आवश्यक है। तो वह भारत के राष्ट्रपति का। आगे कि किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने का या कम करने का अधिकार किसको पास है। तो वह है राष्ट्रपति के पास। आगे की लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो वह होता है 14। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो वह 14 है। आगे है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है। तो वह होता है राष्ट्रपति के पास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड, जैसे भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कब हटाया जा सकता है। तो वह हटाया जाता है संसद द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर इसे भर लेना जाना चाहिए। आगे देखिए कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तब यानी उस स्थान यानी कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति करेगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो, तो उस स्थिति में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो वह होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक है वर्णित है, आहूत की जा सकती है। तो किसके द्वारा। तो वह राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो वह रोक सकते हैं अनुच्छेद 111 यानी कि बीटो लगाकर। आगे देखिए आगे कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होता है। तो वह होता है राष्ट्रपति में। आगे देखिए कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उपराष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो वह दिया था अनुच्छेद 123 के तहत। आगे है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो भारत की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जो किया जाता है वह किया जाता है वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री नीचे मुख्यमंत्री का दिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 केवल सी में है। आगे देखें कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत कह रहा है सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी परामर्श ले सकता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत। आगे देखिए कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। तो वह करता है राष्ट्रपति। कौन करता है। राष्ट्रपति। आगे है कि किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति पदों यानी दोनों ही पदों को सुविधित करता है। तो वह करता है एम हिदायतुल्लाह ने। कौन किया था। एम हिदायतुल्लाह ने किए थे। आगे कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो धन विधेयक। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो धन विधेयक को। अगला है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वह कर सकता है अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 123 के तहत। आगे की राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार प्रभावित रह सकता है। तो वह 6 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक। आगे राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का सलाह ली जाती है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है। तो प्रति माह राष्ट्रपति को लगभग 5 लाख रुपये दिया जाता है। आगे की नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है। तो वह करना पड़ता है 15,000, जो कि बहुत कम राशि रहता है। आगे की श्रीमती प्रतिभा पाटिल को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था। तो 12वां राष्ट्रपति थे। कौन। श्रीमती प्रतिभा पाटिल थे। कौन में। तो 12वें राष्ट्रपति थे।
आगे देखिए कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह थे भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के तहत। आगे है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो वह है एंग्लो इंडियन को, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन को अधिकार था। अगला कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार यानी ग्रहण करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहे तो उस स्थिति में कार्यकाल कौन करेगा, राष्ट्रपति का, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा का पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ण वक्त पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देते तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। आगे है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो वह है विधायी। आगे है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। आगे है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो वह बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। आगे देखिए कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे, तो वह थे ज्ञानी जैल सिंह। कराए भारत के राष्ट्रपति में कौन से कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे, तो वह थे ज्ञानी जैल सिंह। आगे की लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो लाभ के पद का निर्णय करता है संघीय संसद करता है। आगे देखिए कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति को। आगे की युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, तो वह है राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। आगे है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो भारत में एक ही व्यक्ति को कितने ही बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसकी गिनती नहीं है। आगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि कहाँ से थे, तो वह बिहार से थे। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। आगे कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे की भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, वह होता है राष्ट्रपति। आगे भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। आगे कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेता है तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा, तो वह लिखेगा राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। यह कह रहा है कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यानी देना चाहता है तो वह किसको देगा, तो राष्ट्रपति को। आगे कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो इस स्थिति में कौन काम करेगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है, तो वह है संसद के दोनों सदन के पास यानी लोकसभा और राज्यसभा। आगे कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वह करता है 12। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वह करता है 12 को। आगे देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में। अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है, तो वह करता है उपसभापति। आगे कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। उसके पहले 6 माह के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। आगे कि कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, तो वह थे बीवी गिरी जो है सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे थे। आगे देखिए कि उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते तो कहाँ से मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। आगे है कि श्री मोहम्मद हमीद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था, तो वह थे 12वें क्रम के। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो वह होता है राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति जो होता है किसका पदेन सभापति होता है, तो वह राज्यसभा का। आगे भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था, तो वह रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन रहे थे। उपराष्ट्रपति के पद पर पूछेगा कि 2 बार लगातार कौन रहे थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। जबकि राष्ट्रपति पूछेगा तो वह रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। आगे देखिए
आगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो वह होता है संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो वह होता है संसद के द्वारा। आगे कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो वह है संसद के पास है। आगे देखिए कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब चुनाव राष्ट्रपति के लिए होता है तो मतों के बराबर आ जाने पर ही उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत देता है। आगे देखिए कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता है, यानी कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के मतदान में यह मत करते हैं। आगे की भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। आगे की राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो वह करता है उपराष्ट्रपति करता है। आगे देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य होते हैं। आगे देखिए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो वह होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का नहीं रहने पर जब कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है तो उसे उपराष्ट्रपति का जैसा ही मिलता है, यानी पद मिलता है, और विशेषाधिकार वेतन और भत्ता सब राष्ट्रपति का ही मिलता है। आगे की उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो वह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। आगे भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदन द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदन के द्वारा होता है। आगे की उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो वह होता है संसद के पास। आगे है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो वह होता है संसद के पास होता है। आगे कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा के द्वारा। आगे देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो लोकसभा की सम्मानित यानी राज्यसभा से लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। आगे की उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो यह भी 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो होता है कितने वर्ष की होती है? तो वह भी 5 वर्ष की होती है। आगे देखिए उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वह दिलाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो वह करता है उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। आगे देखिए कि उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्ते के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो उपराष्ट्रपति को लगभग होता है 4 लाख, जबकि राष्ट्रपति को 5 लाख। आगे देखिए आगे की भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में कथन दिया हुआ है, जैसे है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठा पदाधिकारी होता है। दूसरा है कि के पास यानी राष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, दायित्व नहीं होता है। तीसरा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वाचन करता है। और चौथा है कि राष्ट्रपति की पद त्याग या आपातकालीन अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो वह किया जा सकता है संसद के किसी सदन में। आगे देखिए राज्यसभा, अगला टॉपिक है राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो वह है राज्यसभा। राज्यसभा जो है उच्च सदन माना जाता है। आगे की राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। आगे की वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वह होता है 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। आगे की राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो वह किया जाता है 12। आगे की जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। आगे की राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पदवी के द्वारा। आगे की राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो वह करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करता है।
आगे देखिए कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, तो वह करता है राज्य की जनसंख्या पर। राज्य की जनसंख्या पर लगभग 10 लाख पर एक रहता है। आगे देखिए कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है, तो वह है उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है, तो वह है यूपी के। आगे की राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो होता है वह 30 वर्ष होता है। आगे की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वह होता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वह होता है 6 वर्ष के लिए। आगे की लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम की संख्या कितनी होती है, तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। आगे की राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी होती है, तो वह 25 होता है। यानी कि 250 का 1/10 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। आगे की राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है, तो किसी को नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, याद रखिएगा। आगे की राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वह राज्यसभा। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वह राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। आगे देखिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति जो होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। आगे की लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटना पड़ता है, तो वह 14 दिनों के अंदर। अगला है कि क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, तो नहीं। कह रहा है कि क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। आगे की राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो वह करता है निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना को कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। आगे देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचित होता है जो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति जो थे वह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आगे देखिए नोट में कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो होता है वह राज्यसभा भी पारित करके मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर कितनी समय सीमा में कार्य संपन्न ना कर सके, वह 14 दिन। आगे देखिए राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है। आगे की राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के लिए कला साहित्य विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वह आता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। आगे देखिए कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, तो पृथ्वीराज कपूर को किया गया था। पूछेगा प्रथम बार किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, तो पृथ्वीराज कपूर को किया गया था। आगे देखिए कि राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो वह थी नरगिस दत्त। अभिनेत्री पूछेगी तो नरगिस दत्त, अभिनेत्री पूछेगा तो नरगिस दत्त, जबकि अभिनेता पूछेगा तो पृथ्वीराज कपूर थे। आगे राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो वह थी BS रमा देवी थी। आगे की राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल को गठन हुआ था और 13 मई 1952 को पहला बैठक हुआ था। आगे की संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच के अंतराल 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए आगे कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, तो वह संसद के बिना। यानी भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता, तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई खर्चा नहीं किया जाएगा। आगे कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमत का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम पूछेगा तो वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, अधिक पूछेगा तो यूपी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए
कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, यानी किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो वह राज्यसभा का। आगे निम्न में से कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वह होता है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर है लोकसभा। आप वीडियो में बने हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो वह है लोकसभा। आगे कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो भारतीय जनता का। लोकसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो भारतीय जनता का। आगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो वह किया गया है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। आगे की मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वह होता है 500। आगे देखिए कि 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो वह किया गया है 545। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, तो वह 552 हो सकता है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो वह 552 हो सकता है। आगे की राष्ट्रपति अंग भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, तो वह कर सकता है 2। जबकि खेल साहित्य और अन्य सभी चीज़ों से 12, तो 12 + 2 14 हो जाता है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है, तो अनुच्छेद 331 के तहत। यानी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत जो करता है किस अनुच्छेद के तहत, 331 के तहत। आगे की लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। आगे देखिए कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों आवंटित किया जाता है, तो वह जनसंख्या के आधार पर। आगे की वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, तो वह है 545 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, तो 545 है। आगे की लोकसभा और राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक रहेगा, तो यह रहेगा 2026 तक। आगे देखिए कि लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी संख्या यानी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह करता है 7.5 लाख। आगे लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो वह हुआ था 1951-52 में संपन्न हुआ था। 51 में चालू हुआ था, 52 में संपन्न हुआ था। आगे की कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में समापन हुआ था, तो 16वीं लोकसभा चुनाव जो है 9 चरणों में संपन्न हुआ था। आगे की कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो वह है 7वां तथा 21वां संविधान संशोधन। आगे की लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। आगे देखिए कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो वह कर सकता है एंग्लो इंडियन को। कितने, तो 2। आगे की लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वह होता है 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो लड़ेगा उसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो वह होगा न्यूनतम आयु 25 वर्ष। आगे देखें कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है, तो वह है यूपी का। अगला कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो वह है 14। आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन 2 राज्यों में प्रतिनिधि सबसे अधिक है, तो वह है महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र से कितना, 48, जबकि बिहार से 40, याद रखिएगा। आगे की वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो वह है 1971 के जनगणना के आधार पर, जो कि 2026 तक यही रहेगा। देखिए निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्य की संख्या में वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है, तो वह किया गया है 7वां और 31वां संविधान संशोधन में। आगे की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमार थी। आगे देखिए कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, तो वह महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कितना है, तो वह 48।
आगे कि बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो वह 11 है। आगे की लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्रों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो वह दिल्ली के, कितना? तो 7। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिल्ली का है। आगे किस संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली को कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो वह 7 है। आगे की लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह होता है 5 वर्ष का। लोकसभा या राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वह 5 वर्ष का, जबकि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे की आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो वह बढ़ा सकता है 1 वर्ष के लिए। आगे की लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। आगे की लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब। आगे की लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो वह 2 माह। कराए लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता में कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित यानी नहीं पहुंचने पर उसकी कार्यकाल समाप्त कर जाती है? वह 2 माह। आगे देखिए कि संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो वह संसद को जो प्रति माह होता है वह 50,000 रुपये होता है। आगे की केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? तो वह मिलता है 2.5 लाख। केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? तो वह मिलता है 2.5 लाख। आगे है कि अप्रैल मई 2014 में हुए चुनाव किस लोकसभा के लिए हुआ है? तो वह 16वीं लोकसभा के लिए हुआ था। आगे की लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आगे की किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की है? तो 1976 ईस्वी से। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो 1976 ईस्वी से। आगे की लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने का। आगे देखिए कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में कम से कम 2 बार। आगे की राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के लिए पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। कराए कि राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही भंग कर सकता है, किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। आगे देखिए कि लोकसभा सदस्य के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे की किसी लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? वह कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। आगे की लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनता है। आगे की अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। आगे देखिए कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। आगे देखिए कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर राष्ट्रपति। आगे की लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। आगे देखिए कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में है, बराबर है? तो वह संविधान संशोधन करने के विषय में। आगे की लोकसभा का नेता कौन होता है? तो वह लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आगे देखिए कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। आगे की किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक को। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो वह वित्त विधेयक को। आगे की किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तांत्रिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो वह पूछा जा सकता है 20 प्रश्न। करा कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो वह पूछा जा सकता है 20 प्रश्न। आगे की भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वह है लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर। आगे की अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो वह लाया जाता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। आगे की लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? वह है अनुच्छेद 330 में। करा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो अनुच्छेद 330 में। आगे देखिए कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो वह मध्य प्रदेश। आगे की लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित किया गया था?
तो वह किया गया था जनसंख्या के आधार पर। आगे कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। आगे देखिए कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वह होगा 25 वर्ष। न्यूनतम आयु जो होगा वह 25 वर्ष। आगे की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है, तो उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है, तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। आगे देखिए कि शून्यकाल क्या है। शून्यकाल क्या है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है तो यह इसे शून्यकाल कहा जाता है। आगे की लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है, तो वह 2 बार। आगे की भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है, तो वह किया जाता है लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है, तो वह लोकसभा में। आगे की बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो बजट जो है लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। आगे देखिए कि किस लोकसभा के 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्यकाल किया है, तो वह 5वीं। यानी किस लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है, तो वह 5वीं लोकसभा। आगे देखिए अगला चैप्टर है प्रधानमंत्री के बारे में। इसके प्रधानमंत्री, तो पहला क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। आगे की प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो वह दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो वह राष्ट्रपति। आगे देखिए कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वह जितना चाहे उतना बार। आगे देखिए कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, तो वह प्रधानमंत्री। आगे की संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह होता है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह होता है प्रधानमंत्री। आगे देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वह भी प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आगे की आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य होता है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है, तो लोकसभा का सदस्य होता है। आगे की मंत्रिमंडल यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह करता है प्रधानमंत्री। आगे संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है, तो होता है प्रधानमंत्री के पास। अगला क्वेश्चन देखिए कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है, तो वह ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली जो है सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ है, तो वह ब्रिटेन में। आगे की भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो प्रधानमंत्री में। आगे देखिए कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, तो जनता पार्टी ने। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, तो जनता पार्टी ने। आगे की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 75 में। आगे की भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। आगे की प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। आगे की यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकेंगे। आगे की भारत के प्रधानमंत्री का पद है तो संविधान द्वारा सृजित किया गया है। आगे की प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे, तो वह कौन थे, तो HD देवगौड़ा थे। आगे देखिए कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह थे। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह थे। आगे की कांग्रेस यानी आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्याग पर देना पड़ा किनको, तो चौधरी चरण सिंह को दिया था। अगला कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। आगे की सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सबसे कम उम्र पर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। आगे की सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। यहाँ से याद रखिएगा कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति तो चौधरी चरण सिंह थे, जबकि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री वह राजीव गांधी मात्र 42 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे।
आगे देखिए महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन, जैसे कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है 5 लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपये, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख रुपये, यानी कि उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष का कितना होता है 4 लाख रुपये। तो दोनों का शक्ति भी समान होता है, याद रखिएगा। आगे की राज्यपाल का वेतन कितना होता है 3.5 लाख रुपये, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है 2,80,000 रुपये, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के वेतन कितना होता है तो 2.5 लाख रुपये है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनका भी 2.5 लाख रुपये है। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है तो 2,25,000, और अन्य चुनाव आयुक्त का भी 2,50,000 होता है, और महानवादी का भी 2,50,000, और नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक जिसे कैग कहते हैं अनुच्छेद 148 में वर्णित है इनका, तो इनका भी 2.5 लाख रुपये। चलिए देखिए अगला चैप्टर है संघीय मंत्री परिषद के बारे में। पहला है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, तो वह संसद का सदस्य हो सकता है। अगला है कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्तियों मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, तो हाँ वह बन सकता है। राज्यसभा में मनोनीत व्यक्तियों मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, तो हाँ वह बन सकता है। आगे की मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो वह दिलाता है राष्ट्रपति। कहा कि मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो वह दिलाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए कि मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बन रह सकते हैं, तो वह 6 माह तक। आगे की मंत्री परिषद में शामिल होते हैं तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। आगे की मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो 3 स्तर के। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो 3 प्रकार के। आगे की मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या होता है, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मंत्री परिषद में कितने स्तर होते हैं, तो 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आगे देखिए आगे की मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। मंत्री परिषद जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। आगे की संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। आगे की भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे मंत्री के पद में नियुक्त होता है, यानी 6 माह। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस मंत्री के पद में मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। आगे की भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है, तो अनुच्छेद 75। आगे क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, तो मंत्री परिषद। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है, तो मंत्री परिषद पर। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो लोकसभा से। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो लोकसभा से। आगे की मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है। आगे की केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है, तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति हुआ केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। आगे देखिए स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1963 में। कब लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव 1963 में। आगे देखिए कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह होता है लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह लोकसभा के प्रति। आगे देखिए कि यदि कोई मंत्री सभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना व्यक्तिगत दे सकता है, तो हाँ। आगे देखिए राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, प्रश्न और उत्तर का सत्र को ही शून्यकाल कहा जाता है। आगे देखिए कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है, तो मंत्री परिषद के पास होता है। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तो हाँ, पर उसे 6 माह के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। अगला है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, तो वह थे 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, तो वह थे 36। आगे देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह थे।
आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे कि संघीय मंत्रिपरिषद में त्यागपत्र करने वाला पहला मंत्री कौन थे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। संघीय मंत्रिपरिषद में त्यागपत्र करने वाला पहला मंत्री कौन थे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। आगे देखिए कि कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। आगे कि कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायिक नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो वह है संसद का विघटन। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायिकी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो वह संसद का विघटन। आगे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री में रह सकता है। तो कितना दिन रह सकता है? तो 6 माह। आगे देखिए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह होता है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो वह रख सकता है अविश्वास प्रस्ताव। आगे देखिए कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा का सदस्य कितनी होनी चाहिए? तो वह होना चाहिए कितना? 50। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वह होना चाहिए सदस्य यानी कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। आगे देखिए भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो वह है यूपी का। आगे की लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आम चुनाव जो हुआ था 1951 और 52 में। 51 में चालू हुआ था और समाप्त जो हुआ था 1952 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे था कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो किसको करता है लोकसभा अध्यक्ष? वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। आगे देखिए प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का लगाया था। तो वह लगाया था जीबी मालवंकर। आगे देखिए भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो लोकसभा के लिए भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो लोकसभा के लिए होता है। आगे की स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। देखिए कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतिम मंत्रिमंडल कौन कौन थे? जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, और जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे यह विभाग से थे। अगला है कि सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग से थे, जबकि CH भाभा यानी होमिंग जहांगीर भाभा जो थे कार्य खनन एवं बंदरगाह से थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जबकि असफ अली रेलवे थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि लियाकत अली वित्त मंत्री। आई चुंदीगिर जो कि वन्य मंत्री, अब्दुल खान नस्तर जो थे संचार मंत्री, और जोगेंद्र नाथ मंडल थे तो विधि मंत्री, और जबकि जगनाथर अली खां थे स्वास्थ्य मंत्री थे। आगे देखिए अगला चैप्टर, अगला है कि प्रमुख पदाधिकरण। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन रखते हैं। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। आगे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो मोरारजी देसाई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो मोरारजी देसाई के समय। आगे की लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 10%। आगे की लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके सामान्य सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट। आगे की लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे। करा कि लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे।
अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करता है। आगे की लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे की लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष लेता है वह लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। आगे की लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ का ग्रहण कराता है। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। आगे की लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। आगे की लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपये मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन जो मिलता है वह 4 लाख मिलता है। और 4 लाख किसको मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को भी 4 लाख मिलता है। आगे की निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। आगे की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य जो होता है वही अध्यक्ष करता है। कब? जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अनुपस्थित यानी वहाँ उपस्थित नहीं हो तो। आगे की लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। आगे की भारतीय संसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन का सभापति अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे की लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे की किस समिति को पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो वह नियम समिति का। आगे देखिए कि लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह स्पीकर के द्वारा किया जाता है। आगे संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। आगे की लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण पर एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। आगे की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। आगे देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मालवंकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे। अगला है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। आगे देखिए कि प्रथम स्पीकर किसके यानी जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो वह थे जीवी मालवंकर थे। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो जीवी मालवंकर थे। आगे की लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वह जीवी मालवंकर को जाना जाता है। आगे की ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्यागी थी? तो नीलम संजीव रेड्डी। कहा है कि ब्रिटिश परंपरा के अनुसार किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग की थी? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। आगे की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह थे अनंत श्याम अयंगर थे। आगे देखिए कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीएमसी बाल योगी थे। आगे की लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो वह दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आगे की अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापति की एक नामवाली तैयार की जाती है? तो वह किया जाता है 6। आगे देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है तो उपाध्यक्ष को भेज सकता है। लोकसभा अपना इस्तीफा भेज सकता है किसके पास? उपाध्यक्ष के पास। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो।
आगे है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है भारत का महानवादी होता है। आगे कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करता है। आगे कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो वह देता है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यवादी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यवादी देता है। आगे देखिए भारत सरकार का मुख्य विधि दर्शक कौन है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आगे देखिए कि वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है, यानी वह कौन व्यक्ति है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल। आगे देखिए कि कौन सा प्राधिकार संसद के किसी भी सदन यानी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो भारत का महान्यवादी। आगे कि भारत का महान्यवादी कब तक पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति के पददर्शन तक कर सकता है। आगे देखिए कि किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहिकों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, तो परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यवादी को। अगला कि महान्यवादी को प्रति माह कितना रुपये मिलता है, तो वह 2.5 लाख। भारत के महान्यवादी को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, तो वह 2.5 लाख। आगे की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 76 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 76 के तहत। आगे देखिए कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है, तो वह करता है संभागायुक्त के। अगला कि भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है, तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है, तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव होता है। आगे की मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है राष्ट्रपति। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है राष्ट्रपति। आगे देखिए, आगे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारत के महान्यवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। भारत के महान्यवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो पहला है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सही बात है। क्या है, सही बात है। उसमें यह वही योग्यता होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है, सही बात है। उसे संसद के किसी भी सदन में नहीं, और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए कि राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो वह किया जाता है महाधिवक्ता को। आगे देखिए निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक का भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो वो नहीं किया जाता किसके, तो वह किया जाता है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निगम नियंत्रण करना और सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष जमा हो, ये नहीं किया जाता है। जबकि किया जाता क्या, तो भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह है, सही बात है। आसामिकता यानी विधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह भी सही है। और सभी व्यापारी निर्माण लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह भी सही है। आगे देखिए कि भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रावधान कौन होता है, तो वह होता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है, तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। आगे देखिए भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, तो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, तो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। आगे देखिए कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो वह देता है एडवोकेट जनरल देता है। कौन देता है, एडवोकेट जनरल देता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आगे की प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो वह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। आगे कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वह होता है एडवोकेट जनरल होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है। आगे कि किसी राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने का या बोलने का अधिकार है किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है, तो महाधिवक्ता को अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है।
आगे की केंद्र सरकार के व्ययों को नियंत्रित करने के लिए शक्ति किसमें निहित होता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में। केंद्र सरकार के व्ययों को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आगे की वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। आगे की भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा निकाय किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ राज्य सरकार के लिए करता है। किसके लिए? संघ और राज्य सरकार के लिए काम करता है। कौन? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, किसके लिए मुख्य लेखाकार होता है? तो संघ और राज्य सरकार के लिए। आगे की लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है? तो कार्यपालिका के लिए होता है। आगे देखिए कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। आगे देखिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवा निवृत्ति होता है तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। आगे देखिए कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कैग, आपको बताए थे कैग किसमें है? तो अनुच्छेद 148 में है। आगे की भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो वह हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के तहत। कह रहा है भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के तहत। आगे देखिए भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा अपना प्रतिवेदन देता है तो वह देता है किसको? राष्ट्रपति को। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा अपना प्रतिवेदन किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। आगे की भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति क्या कार्य करती है? तो वह करता है लोक लेखा समिति। कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। आगे देखिए कि क्या भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? तो वह हाँ। करा कि क्या भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा पद ग्रहण के पूर्व शपथ ले सकता है? तो हाँ, ले सकता है। आगे देखिए किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो वह किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। आगे की कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक एवं पर्यवेक्षण करता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगला पार्ट एक और लेकर आएंगे जिसमें पूरा संविधान खत्म हो जाएगा, पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके बाद पढ़ेंगे संसदीय समितियां के बारे में, उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। इसी तरह आगे अगला चैप्टर में ये पूरा खत्म हो जाएगा बुक, जो कि पॉलिटिक्स से था। इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि अनुच्छेद इसमें नहीं है। आपको अनुच्छेद एक अलग से करवाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सभी कवर करा देंगे। तो आप वीडियो में पूरा बने होंगे, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। और इसका पहला पार्ट जो प्ले लिस्ट पर है वहाँ से जाके आज इसको देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, इसको भी देखिएगा। तो अगला पार्ट का भी वेट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।